11 अप्रैल 1981 की सुबह शिकागो बैंक की एक अटेंडेंट रोज की तरह वोल्ट खोलती है और सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है। इसके बाद एक क्लाइंट अपने सेफ्टी डिपॉजिट वोल्ट को खोलने की मांग करता है तो अटेंडेंट उसके साथ वोल्ट के अंदर जाती है और जैसे ही वो लोग खोलने के लिए चाबी लगाती है तो लोग का सिलेंडर बॉक्स के अंदर गिर जाता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाती हैं। जब अन्य बॉक्सेस की जांच की जाती है तो पता चलता है कि 74 सेफ डिपॉजिट बॉक्स तोड़े गए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वोल्ट पूरी तरीके से सामान्य और सुरक्षित लग रहा था। ना कोई छेद नजर आ रहा था, ना ही कोई निशान, लेकिन लॉक को छूते ही वह गिर जाता। यह घटना शिकागो के बैरिंगटन नामक एक छोटे से टाउन में हुई थी। उस समय इस टाउन में केवल एक ही बैंक था। उस समय में बैंक वोल्ट्स को एक टाइम ब्लॉक सिस्टम से सुरक्षित रखा जाता था। इसका मतलब यह था कि बैंकर्स को वोल्ट के लॉक होने और खुलने के बीच का समय पहले से ही तय करना होता था। उदाहरण के लिए, यदि बैंक का कामकाज शाम 5 बजे समाप्त होता और सुबह 9 बजे शुरू होता तो वोल्ट को 16 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता। इस बीच ना तो चाबियों और ना ही किसी कोड से वोल्ट को खोला जा सकता था। इसी तरह शनिवार को बैंक हाफ डे के लिए खुलता था, जिसके बाद सुबह के समय ही वोल्ट को लॉक कर दिया जाता और उसे सोमवार की सुबह को खोलने के लिए सेट किया जाता। 11 अप्रैल 1981 शनिवार को अटेंडेंट ने वोल्ट को लॉक किया और उसे सोमवार की सुबह को खोलने के लिए सेट कर दिया। सोमवार 13 अप्रैल 1981 को बैंकर्स ने सामान्य दिनचर्या के अनुसार काम शुरू किया। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक ग्राहक ने अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलने की मांग की, पूरी कहानी बदल गई। अटेंडेंट ग्राहक के साथ वोल्ट में गई और दोनों ने बॉक्स खोलने के लिए चाबी डाली। जैसे ही चाबी लॉक में घुसी, लॉक का सिलेंडर टूटकर बॉक्स के अंदर गिर गया। उन्होंने पाया कि बॉक्स टूट गया था। अटेंडेंट ने बाकी बॉक्सेस की जांच शुरू की और यह पता चला कि कुल 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तोड़े और लूटे गए थे, लेकिन वोल्ट का भारी हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य लग रहा था। चोरों ने इस लूट को छिपाने के लिए खास प्रयास किए थे ताकि बैंक के कर्मचारी तुरंत चोरी का पता न लगा सकें। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। बैंक प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया और चूंकि यह एक फेडरल बैंक था तो FBI ने भी जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि चोरों ने $10 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति चुरा ली है। इन्वेस्टिगेटर्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि चोर वोल्ट में घुसे कैसे। ना तो वोल्ट पर कोई छेद था और न ही कोई नुकसान। वोल्ट का दरवाजा भी सुरक्षित रूप से बंद था। उन्होंने घटनास्थल पर कुछ अजीब चीजें पाई, जैसे एक पुरानी अलार्म क्लॉक, सेफ बॉक्स तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए टूल्स जैसे हथौड़ी और प्लायर्स, और साथ ही पेशाब से भरी एक बोतल। इसके बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो इस रहस्यमय चोरी को सुलझाने में मदद कर सके। स्थानीय अखबारों ने इस चोरी को द परफेक्ट क्राइम के रूप में वर्णित किया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस परफेक्ट क्राइम को केवल एक व्यक्ति ने अंजाम दिया था। वह व्यक्ति विलियम स्मार्टो नामक एक हेयर ड्रेसर था। उसका नाम उसकी काबिलियत पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि वह एक बेहद चतुर सीरियल बैंक रॉबर था। उसने कई बार बैंक रॉबरीज की थी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी और सबसे सफल चोरी थी। विलियम स्मार्टो एक लेडीज सैलून में हेयर ड्रेसर के रूप में काम करता था। यह नौकरी काफी लाभदायक थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी थी। उसे चुनौतियां पसंद थी और वह जोखिम लेने के लिए तैयार रहता था। इस रॉबरी में उसके साथ उसका छोटा भाई विंसेंट भी था। दोनों भाई मिलकर ऐसे बैंक तलाशते थे जो अमीर इलाके में स्थित होते थे, क्योंकि वहां के सेफ डिपॉजिट बॉक्स में कीमती सामान मिलने की संभावना ज्यादा होती थी। इसी खोज में जब वे बैरिंगटन के बैंक में पहुंचे तो उन्हें लगा कि यही उनका सही लक्ष्य है। दोनों भाई बैंक में गए और वहां के वोल्ट अटेंडेंट से बात करने लगे। स्मार्टो अट्रैक्टिव और हाई कम्युनिकेशन स्किल वाला व्यक्ति था, जिससे वह किसी को भी आसानी से प्रभावित कर सकता था। उन्होंने एक फर्जी नाम से बैंक में सेफ डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लिया और बार बार बैंक जाकर वोल्ट अटेंडेंट से बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने वोल्ट अटेंडेंट के साथ दोस्ती कर ली। इस दौरान अटेंडेंट की गतिविधियों और आदतों पर भी नजर रखी, जैसे कि वह कब ब्रेक लेती और उसका व्यवहार कैसा रहता। यह स्पष्ट था कि इन चोरों ने तकनीक खामियों के बजाय इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाने पर ज्यादा ध्यान दिया। यह चोरों और हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को धोखे से किसी खास जानकारी साझा करने या कोई खास कार्य करने के लिए प्रेरित करना।
और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि स्मार्टो और उसका भाई विंसेंट अक्सर बैंक जाते थे। जब बैंक का वोल्ट खुला जाता तो उसका दरवाजा खुला रहता था। जब कोई सेफ डिपॉजिट बॉक्स का मालिक आता तो अटेंडेंट उसकी आइडेंटिटी चेक करती, उसे वोल्ट तक ले जाती, उसका बॉक्स खोलने में उसकी मदद करती और फिर उसे थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए वोल्ट के बाहर आ जाती। इस दौरान विंसेंट अटेंडेंट से बातचीत करता रहता और स्मार्टो वोल्ट के अंदर रहता, सेफ डिपॉजिट बॉक्स की जांच करता और उन चीजों को पहचानने की कोशिश करता जो उसकी चोरी की योजना में मदद कर सकती हैं। स्मार्टो ने यह भी पाया कि अटेंडेंट केवल प्रवेश के समय आइडेंटिटी चेक करती थी, लेकिन जब कोई बैंक के बाहर निकलता तो उसे बिना किसी जांच के बाहर जाने दिया जाता। इसके बाद स्मार्टो ने अपने टूल्स वोल्ट के अंदर ले जाने की योजना बनाई। उसने अपने औजारों को एक बैग में रखा और अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तक ले गया। अटेंडेंट ने उसे बॉक्स तक ले जाकर बॉक्स खोलने में मदद की और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। स्मार्टो ने अपने टूल्स को बॉक्स के अंदर रखना शुरू किया। उसने सभी टूल्स एक साथ नहीं लाए बल्कि एक एक करके लाया ताकि किसी को शक ना हो। हालांकि कुछ बड़े टूल्स ऐसे थे जो बॉक्स में फिट नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने अटेंडेंट को यह बताया कि वह एक आर्टिफैक्ट और पेंटिंग डीलर है ताकि वह बड़े बड़े बैग बैंक में ला सके। बट अभी भी यह समस्या थी कि इन बड़े टूल्स को रखा कहाँ जाए। उसने वोल्ट की फॉल्स सीलिंग को देखा और पाया कि वहाँ ऊपर की जगह का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने सीलिंग के ऊपर अपने बड़े टूल्स, लाइट, खाना और अन्य जरूरी सामान को छिपा दिया। इसके बाद स्मार्टो को अलार्म सिस्टम से निपटना था। बैंक का अलार्म सिस्टम एक साउंड सेंसर था जो केवल यह सुनिश्चित करता था कि कोई वोल्ट की दीवार या फर्श को तोड़ने की कोशिश ना करे। हालांकि स्मार्टो का इरादा वोल्ट में दीवारों, फर्श या छत के जरिए प्रवेश करने का नहीं था, फिर भी उसने अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय करने का फैसला किया। स्मार्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर था, इसलिए उसने साउंड सेंसर को नुकसान पहुंचाकर अलार्म को बेकार कर दिया। स्मार्टो को यह भी डर था कि वोल्ट में कहीं और छिपे हुए अलार्म हो सकते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उसने छत पर एक अलार्म क्लॉक रख दी जो रात के समय बैंक बंद होने के बाद बजने वाली थी। अगर वोल्ट में और भी साउंड सेंसर्स होते तो अलार्म बजने के बाद वे तुरंत सक्रिय हो जाते और पुलिस को बुला लेते। उसने बैंक की निगरानी की और देखा कि जब अलार्म क्लॉक बजी तो पुलिस आई और बैंक की जांच की, लेकिन जब उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो वे वापस चले गए। उस समय स्मार्टो को एहसास हुआ कि वोल्ट में अन्य अलार्म भी मौजूद थे। अगले कुछ दिनों में उसने बाकी अलार्म्स भी ढूंढ निकाले और उन्हें भी निष्क्रिय कर दिया। उसने दोबारा टेस्ट करने के लिए अलार्म क्लॉक को छत पर रखा और उसे रात के समय बजने के लिए सेट कर दिया। इसके बाद वह बैंक से बाहर चला गया। इस बार पुलिस नहीं आई, जिससे स्मार्टो को यकीन हो गया कि उसने सभी अलार्म को निष्क्रिय कर दिया है। अब योजना का सबसे कठिन हिस्सा था चोरी। शनिवार 11 अप्रैल 1981 को स्मार्टो हमेशा की तरह बैंक गया। उसने वोल्ट अटेंडेंट से बातचीत की और उसके साथ वोल्ट के अंदर गया। अटेंडेंट ने उसके साथ बॉक्स खोला और उसे प्राइवेसी देने के लिए बाहर चली गई। इस दौरान उसका भाई विंसेंट, जो वहीं मौजूद था, अटेंडेंट से बातचीत कर रहा था, उसे अपनी बातों में उलझा रहा था, यहाँ तक कि उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। इसी समय स्मार्टो, जो वोल्ट के अंदर था, गायब हो गया। यहीं उसकी असली चालाकी सामने आई। स्मार्टो ने इस बैंक को यूं ही नहीं चुना था। उसने बैरिंगटन बैंक को इसलिए चुना क्योंकि वोल्ट के कॉर्नर में सेफ डिपॉजिट बॉक्स की 2 रोज के मिलने से एक खाली जगह बनती थी और उसने इस खाली जगह का फायदा उठाया। जब अटेंडेंट ने उसे वोल्ट के अंदर अकेला छोड़ा तो स्मार्टो सेफ डिपॉजिट बॉक्स की रोज पर चढ़ गया और उस कोने के नीचे फिसल गया जहाँ वह छिप सकता था। इस दौरान अटेंडेंट विंसेंट के साथ व्यस्त थी, जो उसे बातों में उलझा रहा था। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ग्राहकों की आइडेंटिटी केवल प्रवेश के समय जांची जाती थी। परिणाम स्वरूप अटेंडेंट ने स्मार्टो की ओर ध्यान नहीं दिया, जो अब वोल्ट के अंदर छिपा हुआ था। दिन के अंत में उसने वोल्ट बंद कर दिया, टाइम लॉक सेट कर दिया और अपनी वीकेंड की छुट्टी पर चली गई। स्मार्टो जब यह सुनिश्चित कर चुका कि काम खत्म हो चुका है और सभी बैंक से जा चुके हैं, तो वह कोने से बाहर निकला। उसने अपनी टॉर्च चालू की और अपने सभी टूल्स निकाल लिए। अब ताले तोड़ने का समय था। यह एक बहुत ही संवेदनशील काम था। उसने स्टोव बोल्ट का इस्तेमाल किया, जिन्हें सिलेंडर लॉक के डायमीटर के अनुसार मॉडिफाई और काटा गया था ताकि बिना बॉक्सेस को नुकसान पहुंचाए ताले खोले जा सकें। वह चाहता था कि सब कुछ सामान्य लगे। इस तरीके से स्मार्टो ने ताले तोड़े, उनके आकार को बिना नुकसान पहुंचाए पैसे और कीमती सामान चुराए।
यह काम काफी थका देने वाला था। अंधेरी में दर्जनों ताले तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए वह बीच बीच में ब्रेक लेता, पानी पीता और एनर्जी के लिए खाना खाता। यह बात कि अगले दिन रविवार था उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। उसने आराम से अपना काम जारी रखा। स्मार्टो खुद को रॉबिनहुड मानता था, जो अमीरों से चुराकर गरीबों को देता। सेफ डिपॉजिट बॉक्स के अंदर के सामान को देखकर वह यह अंदाजा लगाता कि कौन गरीब है और किसके पास कर्ज है, क्योंकि कुछ लोग वहां अपने दस्तावेज भी रखते थे। उसने अमीर लोगों के बॉक्स से कुछ कीमती चीजें निकाली और उन्हें उन लोगों के बॉक्स में डाल दिया जिन्हें वह गरीब समझता था। स्मार्टो ने जगह को साफ करने में पूरी सावधानी बरती ताकि जमीन पर गिरा हुआ कोई भी सुराग ना छोड़ा जाए। उसने सभी बॉक्स अपनी जगह वापस रखे और ताले के सिलेंडर को भी वापस रख दिया। उसने बार बार बॉक्स चेक किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सामान्य दिखे। यदि कोई वोल्ट में प्रवेश करता तो उसे सब कुछ ठीक ठाक लगता, बॉक्स और ताले सही जगह पर होते और कोई नुकसान नहीं दिखता। लेकिन अगर वह बॉक्स को खोलने की कोशिश करता तो ताले का सिलेंडर तुरंत गिर जाता। स्मार्टो ने हर स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रखा था। उसने अपने टूल्स फिर से फॉल सीलिंग के ऊपर छिपा दिए, लूट को बैग में रखा और वापस कोने में बने छोटे से छिपने के स्थान पर जाकर छिप गया। सोमवार 13 अप्रैल 1981 की सुबह बैंक खुला और अटेंडेंट हमेशा की तरह वोल्ट खोलने आई। उसने वोल्ट में प्रवेश किया और सब कुछ सामान्य और सही पाया। इस समय स्मार्टो ने एक छोटे से शीशे का उपयोग करके कमरे की गतिविधियों पर नजर रखी। जैसे ही अटेंडेंट वोल्ट से बाहर गई, स्मार्टो कोने से निकलकर वोल्ट से बाहर आ गया। उस समय बैंक में निर्माण कार्य चल रहा था और स्मार्टो ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने एक कारीगर की तरह अपना भेष बदला और बिना किसी शक के लूट का बैग लेकर बैंक से बाहर निकल गया, जहां उसका भाई विंसेंट बैंक के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। स्मार्टो ने बैग कार की डिग्गी में रखा। क्योंकि लूट का सामान इतना ज्यादा था कि वह एक बार में नहीं ले जा सका, वह वोल्ट में वापस गया, बाकी बैग उठाए और बिना किसी के शक हुए बैंक से बाहर निकल गया। यह इतिहास की सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण और साहसिक बैंक डकैतियों में से एक मानी जाती है। FBI के जांचकर्ताओं ने वोल्ट की बारीकी से जांच की, हर कोने की तस्वीर ली और फिंगरप्रिंट्स निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें कोई सुराग नहीं मिला जिससे वे आगे बढ़ सकें। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा उलझन में डाल रही थी वह वोल्ट में रखी अलार्म क्लॉक थी। वे समझ नहीं पाए कि यह घड़ी वहां क्यों थी। साउंड सेंसर्स की जांच करने और सभी सेंसर्स निष्क्रिय पाए जाने के बाद उन्हें इसका जवाब मिला। सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद FBI जांचकर्ताओं को यकीन हो गया कि चोरों ने इस डकैती की पूरी योजना बेहद सावधानी और विस्तार से बनाई थी। इसका मतलब था कि उन्होंने वोल्ट में एक बॉक्स किराए पर लिया होगा। इसलिए उन्होंने बॉक्स मालिकों की सूची की जांच की और पाया कि सूची में सभी नाम असली थे, सिवाय 2 नामों के। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही नाम चोरों के हो सकते हैं। FBI ने बैंक कर्मचारियों से चोरों की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। यह केस लंबे समय तक अनसुलझा रहा। 1 साल बीत गया, लेकिन फिर शिकागो के एक और बैंक में एक इंसिडेंट हुआ। एक ग्राहक बैंक के वॉशरूम में गया और अचानक सीलिंग का एक हिस्सा उसके सिर पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे छत के ऊपर कुछ हरकत महसूस हुई। उसने तुरंत बैंक के गार्ड को बुलाया, जहां उसने पैर हिलते हुए देखे। घबराकर उसने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने सीलिंग के अंदर मौजूद व्यक्ति को नीचे आने का आदेश दिया। वह व्यक्ति था विलियम स्मार्टो, जो वॉशरूम की सीलिंग के ऊपर छुपा हुआ था, क्योंकि यह वॉशरूम इस बैंक के वोल्ट के पास था, जो उसका नया टारगेट था। पुलिस ने छत के ऊपर की जांच की तो वहां से वही उपकरण बरामद किए जो बैरिंगटन बैंक रॉबरी में इस्तेमाल हुए थे। जब पुलिस ने स्मार्टो से कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि वह केवल एक हेयर ड्रेसर नहीं बल्कि एक शातिर चोर था। FBI ने ऐसी कई डकैतियों की जांच की जो इस डकैती से मिलती जुलती थी। उन्होंने पाया कि 1.5 महीने पहले शिकागो के एक और बैंक में भी ऐसी घटना हुई थी। उस घटना में एक व्यक्ति मजदूर के भेष में बैंक वोल्ट की दीवार में ड्रिल से छेद कर रहा था। जब एक सफाई कर्मी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो स्मार्टो ने पूरे आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखा और कहा कि जब मैं काम खत्म कर लूं तो इसे साफ कर देना। सफाई कर्मी ने इसे सच माना और स्मार्टो अपने उपकरण लेकर तुरंत गायब हो गया। यह घटना स्मार्टो के आत्मविश्वासी और चालाकी भरे व्यक्तित्व को दर्शाती है। वह अब तक $1 मिलियन से अधिक चुरा चुका था, लेकिन उसने फिर से चोरी क्यों की?
जब उससे यह पूछा गया तो उसने कहा कि उसे चोरी करने की चुनौती और रोमांच में मजा आता है, जैसे यह एक खेल हो। उसकी विशेष शैली और भी स्पष्ट तब हो गई जब उसने गरीब लोगों के बॉक्सेस में कीमती सामान रखी। वह अपने आप को एक रॉबिन हुड मानता था। स्मार्टो की चतुराई और अनोखी चोरी की शैली ने उसे अन्य चोरों से अलग बनाया, लेकिन यही उसकी पहचान का कारण भी बनी। उसी बैंक में जहां स्मार्टो दीवार खोद रहा था, पुलिस ने छत के ऊपर एक अलार्म क्लॉक बरामद की। सफाई कर्मी ने पुष्टि की कि दीवार खोदने वाला व्यक्ति स्मार्टो ही था। स्मार्टो को पहले डकैती का भी दोषी ठहराया गया। भले ही पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन अलार्म चोरी में इस्तेमाल हुए टूल्स, फॉल्स सीलिंग का उपयोग और चोरी की अनोखी शैली सब कुछ स्मार्टो की ओर इशारा कर रही थी। उसकी चतुराई ने उसे पहचानने लायक बना दिया। हालांकि स्मार्टो ने पहली डकैती में शामिल होने से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी जज ने उसे दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई। हालांकि जज ने उसे यह प्रस्ताव भी दिया कि अगर वह चुराई गई वस्तु वापस लौटा देता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। जज के इस प्रस्ताव के बाद भी स्मार्टो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, लेकिन जब उसे 20 साल की सजा सुनाई गई तो उसने सच कबूलने का फैसला किया। स्मार्टो ने अपनी चोरी का सामान एक बैग में छिपा कर रखा था, जो संभवतः एक झील के पानी में डूबा हुआ था। जब उसका वकील वह बैग अदालत में लाया तो वह गीला था और उससे दुर्गंध आ रही थी। जब बैग खोला गया तो उसमें बैरिंगटन बैंक से चोरी किए गए अधिकांश पैसे और गहने मिले। स्मार्टो ने चोरी का सामान वापस कर दिया और जज ने अपने वादे के अनुसार उसकी सजा को 20 साल से घटाकर 8 साल का कर दिया। हालांकि सजा में कमी एक शर्त पर निर्भर थी। स्मार्टो को एफबीआई को यह भी पता न था कि उसने अपने ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया और उसे सारी जानकारी विस्तार में देनी थी। स्मार्टो ने उनके सामने सब कुछ स्वीकार किया, कैसे उसने फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल किया, बोर्ड के कोने में खाली जगह का फायदा उठाया और चोरी की बाकी रणनीतियों के बारे में भी बताया। उसके इस कबूलनामे के बाद अमेरिकी बैंकों की सुरक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव हुए। सभी बैंक वॉल्ट्स में फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल बंद कर दिया गया और वॉल्ट में मौजूद सभी डेड कॉर्नर्स खत्म कर दिए गए। यह चोरी न केवल स्मार्टो की बुद्धिमत्ता और हिम्मत का उदाहरण थी, बल्कि अमेरिका के इतिहास में सबसे अनोखी और चर्चित रॉबरीज में से एक है।